नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिहार के जिला दर्शन की सीरीज में बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है सहरसा जिला, इसको हम लोग कवर अप करेंगे। हमारे इस कड़ी का आज है एपिसोड नंबर 35, यानी कि बस अब 2 या 3 जिले बचे हुए हैं, उसके बाद आपका ये सीरीज कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपको कौन सा नया सीरीज चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। तो आज हम लोग सहरसा जिले के बारे में कवर अप करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड आज आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू और इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको आज के इस क्लास में कवर अप करवाऊंगा। तो सबसे पहले सहरसा जिले को कवर अप करने से पहले हमको जानना चाहिए कि आखिर जो हमारा सहरसा जिला है वो बिहार में नक्शे में कहाँ पड़ता है और उसके आसपास के जिलों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारे बिहार का नक्शा आप लोग के समक्ष उपस्थित है। और हमारे बिहार के नक्शे की बात जब हम लोग करते हैं तो कोसी जोन का हृदय, या यूं कहा जाए कि कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर भी सहरसा है और कोसी का हृदय माना जाता है सहरसा। और आज के इस क्लास में हम इसी खूबसूरत से जिले को कवर अप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दिस इज द सहरसा जिला जो आप लोग के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत है। अब इस सहरसा जिले के बाद जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सहरसा जिला है। सहरसा जिला जो है कोसी डिवीजन में पड़ता है। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज द सहरसा जिला, ये हमारा कहाँ पे, तो कोसी डिवीजन में पड़ता है। इसके आसपास के जिलों की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमको हमारा प्यारा दरभंगा नजर आता है। इसके अलावा आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको खगड़िया जिला नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं तो हमको मधेपुरा जिला नजर आता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको सुपौल जिला जो है नजर आता है। थोड़ी सी सीमा इसकी मधुबनी जिले के साथ भी लगती है, एकदम बिल्कुल छुटकू सी सीमा। तो ये है सहरसा जिला और सहरसा जिले के आसपास के जिले। अब आइए जरा देख लेते हैं हम लोग हमारे इस पे कि आखिर सहरसा जिला जिसकी बात हम कर रहे हैं वो आखिर है कहाँ। तो ये है दोस्तों हमारा सहरसा जिला। एक बार मैपिंग के साथ कीजिए, ये है आपका मधेपुरा जिला। ये दोस्तों आपका हो जाएगा सुपौल जिला। ये आपका दोस्तों हो जाएगा दरभंगा जिला। इसकी बात जब हम करते हैं तो ये आपका हो जाएगा खगड़िया, और ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको नजर आ जाता है मधुबनी जिला। तो सबसे पहले ये है दोस्तों हमारा जिला सहरसा। सहरसा जिले के उधर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा है सुपौल। आपको बताते चले, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तीनों एक ही डिवीजन जिसको हम कहते हैं कोसी डिवीजन में पड़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो खगड़िया, खगड़िया जिला जो मुंगेर डिवीजन में पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमको नजर आएगा जिला दरभंगा, जिला दरभंगा जो दरभंगा डिवीजन का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमको नजर आ जाता है मधुबनी जिला। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे खगड़िया जिला कौन से डिवीजन में पड़ता है और उस डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब आइए, सहरसा जिले की बात जब हम करते हैं तो सहरसा जिले को हम लोग कोसी का हृदय, यानी कि मतलब कोसी का दिल कहते हैं हम लोग सहरसा जिले को, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय, आपके इसका हेडक्वार्टर आपको सहरसा टाउन पड़ता है। कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1687 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सहरसा जिला फैला हुआ है। जहां पे हम अगर बात करें तो 19,661 यहाँ की कुल जनसंख्या आपके समक्ष आपको मौजूद नजर आ जाती है। ये सहरसा जिला है जिसके नॉर्थ में आपको मधुबनी, सुपौल, इसके अलावा इसके ईस्ट में आपको मधेपुरा, वेस्ट में दरभंगा और साउथ में आपको खगड़िया जिला नजर आता है। प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो कोसी, कमला, बागमती, ये पूरा का पूरा आपके एरिया उससे सिंचित है। काफी बाढ़ प्रवण क्षेत्र है और बिहार के सबसे पिछड़े जोन के रूप में कोसी डिवीजन जाना जाता है। और यहाँ पे कोसी नदी, जिसको सौरव बिहार हम लोग कहते हैं, इतनी बार हर साल आती है और इतनी सारी नदियां हर साल यहाँ फ्लड लाती है, जिस कारण से वैसा डेवलपमेंट जो ये एरिया डिजर्व करता था वो नहीं हो पाया। इसका अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो आइए जरा देखते हैं। सरसा जिले का मैक्सिमम टेम्परेचर 31.5 डिग्री और मिनिमम जो है 16.67 एवरेज आपको विंटर में नजर आ जाता है। बारिश की बात करें तो 948.48 mm, या जिसको 94.84 सेंटीमीटर बारिश कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो 41 मीटर यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई है। इसके अलावा आपको बात करें सहरसा के अगर पौराणिक इतिहास के बारे में, तो 320 एडी में उत्तर बिहार को वैशाली राजधानी के रूप में त्रिभुक्ति के रूप में समेकित किया गया है। और उत्तर बिहार को वैशाली राजधानी के रूप में, इसके अलावा कर्नाट और सेन के समय में सहरसा के क्षेत्र पर कर्नाट डायनेस्टी जिसके संस्थापक नंददेव है, और सेन डायनेस्टी जो बंगाल वाले एरिया में जिसके राजा लक्ष्मण सेन वगैरह जाने जाते हैं, वो इस एरिया पे रूल कर रहे थे। नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में महात्मा गांधी के आंदोलन के जिले के व्यापक समर्थन सहरसा जिले से मिलता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जबरदस्त तरीके से सहरसा जिले से काफी सारे लोगों ने मतलब समझिए कि जुलूस निकाल करके जो झंडा फहराने का जो किया वो यहाँ पे किया। इसके अलावा अप्रैल 1 1954 में ये जिला जो है सहरसा एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। पहले ये पूरा का पूरा एक पूर्णिया जोन होता था।
इस जिले का हेडक्वार्टर आपको सहरसा डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा। इसमें आपको टोटल 2 सब डिवीजन जिसको सहरसा सदर और सिमरी बख्तियारपुर नजर आते हैं, 10 ब्लॉक नजर आते हैं, 227 गांव और 153 पंचायत आपको नजर आते हैं। यहाँ पे एक लोकसभा क्षेत्र है मधेपुरा, इसके अलावा 4 जो है विधानसभा क्षेत्र आपको सहरसा जिले में मौजूद नजर आ जाता है। जनसंख्या घनत्व की बात जब हम लोग करते हैं तो 1127 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार की जनसंख्या घनत्व से थोड़ा सा ज्यादा है। और 26% यहाँ पे ग्रोथ रेट नजर आता है, जो कि बिहार की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं अलार्मिंग साइन है। यहाँ पे जन जागरूकता की जरूरत है कि भाई जो पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल किया जाए और पॉपुलेशन कंट्रोल लिया जाए। वही लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 906, जो बिहार के लिंग अनुपात की बात जब हम करते हैं तो उससे कम नजर आता है, यानी कि 906 महिलाएं 1000 पुरुषों के लिए। तो यहाँ पे भी काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा अलार्मिंग है यहाँ की लिटरेसी रेट, 53.20%, जो कि बिहार के सबसे कम लिटरेसी रेट वाले जिलों में शुमार है सहरसा। ऐसे तो पूर्णिया में सबसे कम लिटरेसी रेट है, लेकिन सबसे कम लिटरेसी रेट में शुमार है। पुरुष साक्षरता दर महज 63.6% और महिला साक्षरता दर जो कि सबसे ज्यादा अलार्मिंग है 41.7%। यहां से क्वेश्चन बनता है कि महिला साक्षरता दर यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट में बिहार का सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे पिछड़ा हुआ जिला सहरसा ही हमको नजर आता है। पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में स्पष्ट अंतर हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो आपके लैंगिक जो डिफरेंस है लिटरेसी रेट में वो साफ साफ दर्शाता है। सरसा जो है बिल्कुल ऐसे जोन में आता है जहां पे बंगाली का भी इन्फ्लुएंस है, मैथिली का भी इन्फ्लुएंस है, अंगिका का भी इन्फ्लुएंस है, उर्दू का भी इन्फ्लुएंस है और हिंदी तो रहेगा ही रहेगा। तो इन सारे के सारे भाषाओं का एक संगम सरसा अपने आप में एक भाषाई विविधता को दर्शाता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी इकोनॉमी की तो मोस्टली जो है एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। यहाँ पे आपको गेहूं और मक्का ठीक ठाक प्रपोर्शन में नजर आ जाते हैं। बारिश के समय में आपको बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, इस कारण से धान होता है, लेकिन बहुत सारा धान अक्सर देखा जाता है हर 2-3 साल के बाद तबाह हो जाता है। लेकिन गेहूं और अगर मक्का की बात करें तो ठीक ठाक हो जाता है। यहाँ पे मैंगो की भी वैरायटी आपको ठीक-ठाक नज़र आ जाती है। लीची भी यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है लीची अच्छा एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, लीची कहाँ का इंडिजिनस है? तो लीची बाबू चाइना या फिर जिसको हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया का इंडिजिनस है, आपको बताते चले। लीची में बिहार भले ही नंबर 1 है और मुजफ्फरपुर भले ही नंबर 1 है, लेकिन लीची वहीं से आया है। लीची भी यहाँ पे ठीक-ठाक होता है और जूट का क्योंकि बारिश है, बाढ़ है तो जूट भी यहाँ पे आपको ठीक-ठाक नज़र आएगा। तो कोची क्षेत्र का सबसे बड़ा चावल उत्पादक केंद्र के रूप में नजर आता है कोसी के क्षेत्र में। ऑब्वियस सी बात है सरसा मधेपुरा सुपौल में सबसे बेहतर चावल नजर आता है, लेकिन बाढ़ का भी यहाँ पे प्रकोप हमको हर 2 साल 3 साल पे एक बार देखने को नजर आता है। यहाँ पे पंजीकृत सूक्ष्म इकाई यानी कि रजिस्टर जो स्मॉल यूनिट्स हैं 708 हैं। मिडिल और जो बिग यूनिट है वो 0 है और एक औद्योगिक क्षेत्र आपको सहरसा में नजर आता है। यहाँ पे प्रमुख कारखानों की बात करते हैं तो जूट फैक्ट्री हमको यहाँ पे मौजूद नजर आ जाता है, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नजर आ जाता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नजर आ जाता है और ऑब्वियस सी बात है एग्रो बेस्ड और वुड फर्नीचर मिनरल्स मेटर और इलेक्ट्रिक मशीनरी इंजीनियर गारमेंट्स और आपके केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हमको यहाँ पे बेहतर होता हुआ नजर आता है, जिसमें अच्छी खासी पोटेंशियल है सरसा की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे संभावित यानी कि पोटेंशियल क्या है तो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ पे काफी बेहतर होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बेहतर हो सकता है, रेडीमेड गारमेंट्स का अच्छा खासा और फीड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे बहुत बेहतर हो सकता है। जैसे मछली मछली आपको मार्केट में लीजिएगा, ऑब्वियस बात उसको प्रोसेस करके जो मछली का प्रोटीन या फिश ऑयल या फिर जिसको हम कहते हैं ये सब मार्केट में बहुत मिलता है महंगे महंगे प्रोडक्ट में। तो अगर इस यूनिट को हम यहाँ पे बरसाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हमको एक बेहतर जो है एक किसानों के लिए भी अच्छी आय होगी और वहाँ के लोकल्स को भी बेहतर मिलेगा। इसके अलावा इंटरप्राइजेज में ब्यूटी पार्लर सैलून का अच्छा स्कोप है, हेल्थ सर्विस का अच्छा स्कोप है, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर हार्डवेयर और रेस्टोरेंट का अच्छा खासा स्कोप हमको यहाँ पे नजर आता है। सहरसा अपने आप में बहुत सारे विरासतों को समेटे हुए है। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तारा स्थान श्री आपके उग्र तारा स्थान और आपकी ऑब्वियस सी बात है मंडन भारती धाम, मंडन मिश्र बहुत ही फेमस है जिन्होंने शास्त्रार्थ किया था शंकराचार्य के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है सूर्य मंदिर भी यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। संत करू किरहरी टेम्पल भी नजर आ जाता है, बनगांव और सौर बाजार नजर आता है, सोन रेन फॉरेस्ट यानी कि आपको बताते चले कि हरि सिद्धि जो धाम है यहाँ नजर आ जाता है और विराटपुर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्यटन और विरासत के रूप में एस्टेब्लिश्ड होते हुए हमको नजर आते हैं। आपको बताते चले कोसी की उपजाऊ भूमि है, एग्रीगेरियन बेस है, कल्चरल हेरिटेज भी है और माइक्रो इंटरप्राइजेज पोटेंशियल जहां पे 708 सूक्ष्म यानी कि स्मॉल इकाई का आधार है और ये सहरसा का यही फ्यूचर है। कृषि संस्कृति और लघु उद्योग के संगम से विकास की ओर सहरसा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।
आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप में से कोई भी जन अगर 73rd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर कोई भी जन 73rd या फिर 74th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, तो आप लोग के लिए हमारा कल से नया बैच यानी कि 6 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। आप इस बैच में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 8789847319। आप डायरेक्टली हमको इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को बताते चले कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो शिक्षक जो संस्थान आपको मेंस एसआरटी की तरफ रुझान नहीं करवा रहा है, वो महज आपका समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो आपको बीपीएससी की तैयारी तो नहीं करवा रहा है। क्योंकि बीपीएससी की तैयारी इज ऑल अबाउट द मेंस। बीपीएससी का असली एग्जाम सिविल सर्विस का मेंस ही होता है। आप देख सकते हैं दिस इज हाउ हम आपके ऊपर काम करते हैं, और आपके मेंस एसराइटिंग आपको लिखवा करके, चेक करवा करके, थोक पीट बजा करके आपको हम मेंस एसराइटिंग करवाते हैं। अब देखिए कौन शिक्षक कौन संस्थान होगा, मैं अपने हाथों से आंसर राइटिंग लिखता हूं और आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं अपने मेंटरशिप में। लेकिन आपको इसको बैच के अलग, आपको अलग से मेंटरशिप लेना होगा जो बैच के साथ इंक्लूडेड होगा, आदि लाइव कोड लगा करके। तो एक बार आप बैच लेने से पहले मुझसे कनेक्ट जरूर कीजिएगा 8789847319। इस नंबर पे एक बार मुझसे आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप देखिए जैसे हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अपने मेंटरशिप में प्रोवाइड कराता हूं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाता है। मेरे भाई आपको आंसर राइटिंग लिखना कैसे लिखा जाए, कहाँ पे कौन से फोटो बनाया जाए, कहाँ पे आपको डायग्राम बनाया जाए, क्या आंसर राइटिंग लिखने का पैमाना है, कौन सा कोड्स कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया जाए, कहाँ पे पाई चार्ट बनाया जाए, कहाँ पे क्लाउड डायग्राम बनाया जाए, देखिए हर एक पहलू को मैं आपको अपने मेंटरशिप में अच्छे से प्रदान कराता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। अब आपको अगर हमारे इस बैच के साथ इनरोल करना है तो आपको क्यों इनरोल करना चाहिए, मैं बोल रहा हूं क्या इसलिए नहीं, आपको इस बैच में इसलिए इनरोल करना चाहिए क्योंकि इस बैच में आपको मिलता है 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस। अब हमारा जो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस ये कैसे अच्छा है, तो देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अलग अलग, जैसे हिंदी का बैच हमारा अलग है, इंग्लिश का बैच अलग है, दोनों वाले बैच में हम पढ़ाएंगे, नोट्स बनवा देंगे, उसके बाद एक मेंटर मिलेगा, मेंटर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल देगा, हैंड रिटन नोट देगा जो जॉब वाले हैं, जो क्लास नोट्स के अलावा। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करवाएगा, कोई भी टॉपिक, जैसे मान के चलिए लेटर सपोज कि हम आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ाएं, अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएगा नोट्स। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंस का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा विद सैंपल आंसर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। विद सैंपल आंसर देख के आप लिखेंगे, मेंटर को देंगे, मेंटर सबमिट करके चेक करेगा, आप सुधार करेंगे, सुधार करने के बाद आपकी कॉपी को दोबारा मैं चेक करूंगा ADILIV कोड के साथ। अगर आप जाते हैं तो इस नंबर के लिए 8789847319 इस पे अगर हमसे कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपके कॉपी को चेक करके अपना हैंड रिटन नोट दूंगा और कुछ एड ऑन पॉइंट कराऊंगा। अब क्विट इंडिया मूवमेंट का आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा, और इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग 900 प्लस टॉपिक्स और 36,000 प्लस कीवर्ड जो बीपीएससी एग्जाम में है उसको हम लोग कवर अप कराते हैं। इतना ही नहीं, आपको इस बैच में एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स में मिल जाता है। अब एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन एनसीईआरटी खत्म नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 टू 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या रिलेवेंट है, हम आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देते हैं। साथ ही साथ एग्जाम जो बच्चे 72वीं की भी पीटी दे रहे हैं उनको हम 72वीं का टारगेट बैच इसमें इंक्लूड करा देते हैं, और 73वीं 74वीं से पहले आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें नजर आ जाता है, ताकि आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें रिवाइज हो जाए। और ये फाउंडेशन करने में हम 6 से 8 महीना लगते हैं, और एग्जाम के 4 महीना पहले आपको ये दे देते हैं। इसका जब एग्जाम का 2 महीना बचेगा तो एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। 10 किताबों का सेट बिल्कुल हार्ड कॉपी में, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में आपके घर तक पहुंचता है, और ये 10 किताबों का सेट आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेवेंट है, जो आपको पहुंच जाता है। इतना ही नहीं बच्चा, हम लोग इसमें आपको 5100 एमसीक्यू भी देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ 100% स्कॉलरशिप के साथ जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया पूरा का पूरा फी आपको हम रिफंड कर देते हैं। साथ ही साथ इसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपको हम 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, क्योंकि ऑलरेडी आपने आंसर राइटिंग पूरा लिख रखा है, यहाँ पे रिगरस हम आंसर राइटिंग करवाते हैं, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। ग्रुप फैकल्टी बाय मेंटर, और ये सब कुछ सुविधा आपको मिलती है आदि लाइव कोड के साथ ही। तो आदि लाइव कोड या फिर ये नंबर है मेरा 8789847319, इस पे आप हमको अपना नाम नंबर लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी आपको अगर इस बैच के साथ इनरोल करना है तो देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप तो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिएगा स्टेट पीसीएस बिहार। बिहार में देखिए आज से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है 6 तारीख से, आज फाउंडेशन है और आज ओरिएंटेशन सेशन है। यहाँ पे आप कोड लगा देंगे ADILIV। याद रखिएगा कि आपको प्लेटिनम बैच लेना है, प्लेटिनम बैच ही लीजिएगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज चुन लीजिएगा जिसमें आपको किताब आता है। अब फी आपको दिख रहा होगा 18,999, चिंता मत कीजिए, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और आपको बताते चले कि 200 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारा बैच आज से शुरू हो रहा है, 200 स्टूडेंट्स के लिए
847319 इस पे व्हाट्सअप करिएगा। 200 स्टूडेंट्स के लिए इस बैच को हम 13,999 में आपको दे देंगे। तो एक बार नाम अपना और मीडियम लिख के हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। बाकी चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।